आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में किसानों का विरोध प्रदर्शन, पीडब्ल्यूडी पर किसानों का फूटा गुस्सा, किसानों ने किया पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव। राजनांदगांव में कृषि अधिकारियों का सांकेतिक धरना, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, सरकार ने नहीं सुनी तो होगा उग्र आंदोलन। खैरागढ़ में कांग्रेस संगठन ने किया मिशन संडे से किनारा, कहा विधायक का निजी अभियान मिशन संडे, विवाद से कांग्रेस की दूरी साफ। राजनांदगांव में हाफ मैराथन 16 नवंबर को 3 कैटेगरी में दौड़, तैयारियां पूरी, रनिंग कल्चर को बढ़ावा देने रनर ग्रुप तैयार। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, खैरागढ़ में स्वच्छता दीदियों का सम्मान, गंगा आरती और दीपोत्सव का आयोजन। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। अखंड दीप शक्ति कलश यात्रा इन दिनों छुई खदान ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में भक्ति और जागरूकता का संदेश लेकर पहुंच रही है, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में चल रही इस रथ यात्रा का उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक चेतना का प्रसार है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी है। आपको बता दें, रथ यात्रा की विशेषता यह है कि जिस भी ग्राम में यह यात्रा संध्या समय पहुंचती है, वहां भव्य दीप यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यह यज्ञ 18 सितंबर से 28 सितंबर तक चलने वाली इस रथ यात्रा का संचालन सुव्यवस्थित समय सारणी के साथ किया जा रहा है। वहीं गांव-गांव में इस रथ यात्रा को मिल रहा उत्साहजनक स्वागत यह दर्शाता है कि समाज में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की भी गहरी आवश्यकता है, जिसे यह प्रयास बखूबी पूरा कर रहा है। जिले में मिशन संडे और कांग्रेस संगठन के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया है, जहां कांग्रेस नेता देवराज किशोर दास द्वारा मिशन संडे को कमीशन संडे बताकर लगाए गए कमीशनखोरी और ब्लैकमेलिंग के आरोपों ने जिले की राजनीति में उबाल ला दिया है। देवराज के बयानों से तिलमिलाई कांग्रेस ने तत्काल प्रेस वार्ता कर मिशन संडे से किनारा करते हुए साफ कहा कि अगर विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा इस अभियान को चला रही हैं, तो यह उनका निजी प्रयास है, न कि पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम। तो वहीं इस बयान के बाद मिशन संडे के संयोजक मनराखन देवांगन ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कमीशनखोरों की खुन्नस ही इन आरोपों की असली वजह है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि देवराज किशोर दास को कानूनी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा, अन्यथा मामला न्यायालय में ले जाया जाएगा। देवांगन ने मिशन संडे पर लगे आरोपों को राजनीतिक बदले की भावना करार दिया और कहा कि डॉक्टर समीर रजक का इस्तीफा किसी दबाव का नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का परिणाम है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मिशन संडे के सदस्यों द्वारा किया गया है। हमारे ऊपर कल एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया गया था कि मिशन संडे कमीशन नीति अवैध वसूली करती है। ये सारे आरोप निराधार हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हें कहीं पर उन लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि हम इस प्रकार से उगाही करते हैं। मिशन संडे एक जनता की आवाज़ है, खैरागढ़ की आवाज़ है, जो लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद करती है, लोगों की समस्या को हल करने का प्रयास करती है और जो सरकार की योजनाओं पर अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं उसको उजागर करने का काम करती है। हम लगातार एक बात कार्य करते रहेंगे। माननीय विधायक जी के निर्देश पर मिशन संडे चलती है और इसकी जानकारी माननीय भूपेश बघेल जी को भी है, उसकी जानकारी दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को भी है। इस प्रकार जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिशन संडे पर आरोप लगाए गए हैं निराधार है, बेतुका है और अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए, क्योंकि संगठन के लोग यहाँ पर कोई प्रकार से सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, लोगों की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग की लोकप्रियता को देखकर अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए हमारे पर झूठा आरोप लगाया गया। डोंगरगढ़ में नवरात्रि के मौके पर माता रानी के दर्शन के लिए जा रही एक पदयात्री युवती की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, हादसा राजनांदगांव जिले में हुआ, जहां पीछे से तेज रफ्तार से आ रही थार ने युवती को टक्कर मार दी।
जानकारी के अनुसार मृतका भिलाई निवासी थी और माता रानी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ की पैदल यात्रा कर रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब वह अपने साथियों के साथ सड़क किनारे चल रही थी, तभी तेज रफ्तार थार वाहन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए संबंधित थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया। वाहन चालक से पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की जाँच में जुट गई है। एक महिला थी महिमा साहू 21 वर्षीय, जो कि भिलाई से आ रही थी यात्री। एक कार से उनकी टक्कर हुई, उनको चोट आई। उनको भिलाई में सेक्टर 9 में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि जिस थार से उनकी टक्कर हुई थी वो लापरवाही पूर्वक चला रहे थे। जो थार है उनके नंबर के थ्रू, सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हमने जो अपराधी हैं उनको भी पकड़ लिया है। थाना सोमनी में अपराध भी पंजीबद्ध कर दिया। राजनांदगांव जिले की शिक्षिका पद्मा साहू ने यह साबित कर दिया है कि सच्चा समर्पण और लगन किसी भी कमी को ताकत में बदल सकता है। जी हाँ, जहां समाज अक्सर मुकबधिर बच्चों को असहाय मान लेता है, वहीं पद्मा ने उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। पिछले 22 वर्षों में उन्होंने 1500 से ज्यादा मुकबधिर बच्चों और कई वैवाहिक जोड़ों को प्रशिक्षित कर उनके जीवन को नई दिशा दी है। देखिए शिक्षिका पद्मा साहू को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। पद्मा साहू ने साल 2003 से मुकबधिर बच्चों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। वे एक मुकबधिर शाला में बच्चों को पढ़ाती हैं। शुरुआत में बच्चों के साथ संवाद करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सांकेतिक भाषा सीखी और धीरे धीरे बच्चों के बीच आत्मीय रिश्ता बना लिया। साल 2007 में उन्होंने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कोर्स भी किया, ताकि और बेहतर ढंग से बच्चों को समझा सके। तब से लेकर अब तक वे लगातार इस सेवा में जुटी हुई हैं। पद्मा सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि मुकबधिर वैवाहिक जोड़ों को भी प्रशिक्षित कर रही हैं। शादी के बाद कई बार ऐसे जोड़ों को आपसी समझ में दिक्कत होती है। पद्मा ने खास प्रशिक्षण देकर इनके बीच संवाद स्थापित किया और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने का काम किया। आज ये जोड़े आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। पद्मा ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल तकनीक से भी जोड़ दिया है। उनके 5 छात्रों को राजस्थान के बीकानेर में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अब ये बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और एडिटिंग भी कर रहे हैं। पहले जो बच्चे खुद को दूसरों से कमजोर समझते थे, आज वही आत्मविश्वास से भरे हैं और नई राहें बना रहे हैं। आपको बता दें, पद्मा का मानना है कि मुकबधिर बच्चों में भी वही प्रतिभा है जो सामान्य बच्चों में होती है। जरूरत है तो बस उस प्रतिभा को पहचानने और निखारने की। 22 साल मेरा रनिंग है। मैंने पूरी जिंदगी अपने इन मुकबधिर बच्चों के लिए बिताया है। इतना समझ आ चुका है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विशेष योग्यता होती है वो तो है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि इनको पढ़ने के लिए पहले मन की भावना होनी जरूरी है। हम अगर इनको सब, क्योंकि आज तो हम बोलने सुनने वाले बच्चों की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि ना बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, जो कि अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमको उसके नॉर्मल जिंदगी में सामान्य लाने के लिए और साथ ही साथ समाज में उसको एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में खड़े करने के लिए जो हम सांकेतिक भाषा उनको यूज करते हैं, वो वाकई में थोड़ी सी कठिनाई जाती है। क्योंकि देखिए, ये मुकबधिर बच्चे हैं जो संकेत के माध्यम से जो पढ़ाई करते हैं, वो तो स्वयं के माता पिता उनको नहीं समझा पाते हैं कि उसको क्या चाहिए। तो वो जो शिक्षा वो हम शिक्षकों के माध्यम से उनको दी जाती है, एकदम सिंपल है। पहले हम बच्चों को एक मेथड जो रहता है साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, वो हम बच्चों को बताते हैं। पहले हम टीचर स्वयं उसको ग्रहण करते हैं कि हमको जब तक नहीं आएगा हम उन बच्चों को क्या बताएंगे। तो मैंने 2007-8 में विशेष ट्रेनिंग लिया है इसमें, और इसमें मेरे पति का बहुत सहयोग था। यहाँ के जो मेरे सदस्य हैं उनका भी मेरे को पूरा सहयोग मिला है। मैंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण की और 2009 में मुझे विशेष योग्यता मिली है। और इस बीच मैंने लगभग ऐसे बच्चों को जो जिनको ABCD नहीं आ रहा है, उनको हम संकेत के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। कठिनाई जाती है, लेकिन जो कठिनाई का सामना हमारे बच्चे भी करते हैं और स्वयं करते हैं। लेकिन चूंकि जो चीज जो हम बोल रहे हैं, जैसे नॉर्मल सी भाषा पानी है, तो हम बच्चों को, हमको बोलने में तकलीफ हो रही है, हम बच्चों को अगर बताएंगे कि पानी, तो समझ जाते हैं कि उसको पानी की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम बच्चों को साइन के माध्यम से बताते हैं।
और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती हूँ। मैं, मेरा स्कूल, मेरा शहर, जहाँ मैं ऐसे 1500-1600 बच्चों को पढ़ा के आज जो बच्चे अपने पैरों में, ज़्यादातर इन बच्चों को क्या है, मूक बधिर होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग पाती है, लेकिन हमारा एक बच्चा है उसको गवर्नमेंट जॉब लगी है। लेकिन हमारे जितने बच्चे निकल चुके हैं आज वो स्वयं के पैर में खड़े हुए हैं, उन बच्चों को ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उन बच्चों को इतना लिखना और पढ़ना ज़रूर आता है कि वो अपने स्वयं के बलबूते से पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार का घर चला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज वो वर्क कर रहे हैं। ऐसे 4-5 बच्चों को उदाहरण मैं दे सकती हूँ, जैसे पास में ही हमारे घर के पास में रहती है प्रिया वर्मा, जो कि आज डोंगरगांव में अपना स्वयं का वो क्लास चला रही है, वो पार्लर का कोर्स चलाती है बच्ची, तो वो चला रही है। मतलब ऐसे हम लोग को लगता है जब वो बच्ची फोन करती बोलती बताती है तो ये हम लोग को गौरव महसूस होता है। तो ऐसे आप देख रहे हैं ये जो बच्चे हैं इनको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। इनको मैं बता रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए आए हैं, है ना, तुम्हारे लिए कि तुम कि बाहर कैसे पढ़ते हो, तो ये उसमें फोकस करेंगे कि वाकई में ये बच्चे पढ़ते कैसे हैं। तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इन बच्चों को समाज में ला रहे हैं। धन्यवाद। पद्मा साहू का यह प्रयास सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं, उन्होंने यह साबित किया है कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं बल्कि मेहनत और सही दिशा में हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। उनका समर्पण न केवल बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि पूरे समाज की सोच भी बदल रहा है। आज पद्मा साहू की मेहनत के कारण मूक बधिर बच्चे और वैवाहिक जोड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। सचमुच पद्मा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि सेवा और शिक्षा से समाज को बदलना संभव है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर छोरिया नगर में आस्था और भक्ति की अनूठी छटा देखने को मिल रही है, जहां महादंतेश्वरी मंदिर, शीतला मंदिर और गायत्री मंदिर में वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मंदिरों में सुबह से ही विशेष श्रृंगार किया गया और भक्तों का तांता लगा रहा। दरअसल मां दंतेश्वरी मंदिर ऊपर पहाड़ पर स्थित होने के कारण इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति के सदस्य ने बताया कि मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कर सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की गई है। छुरिया की खबर है, जहां छुरिया विकासखंड के वनांचल क्षेत्र के ग्राम मोर कुटुंब में युवा मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कबड्डी खेल के महत्व और उसके लाभों पर प्रकाश डाला। वही संजय सिन्हा ने कबड्डी के मानसिक लाभों पर भी जोर देते हुए कहा कि यह खेल एकाग्रता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है और तनाव को कम करके मन को प्रसन्न रखता है। साथ ही सामाजिक लाभों में टीम भावना, सहयोग की आदत, अनुशासन, नियम पालन और ग्रामीण के साथ शहरी लोगों को जोड़ने का माध्यम बनने की बात कही। खदान अस्पताल में पदस्थ प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर समीर रजक के इस्तीफे से उपजे विवाद ने खैरागढ़ की कांग्रेस राजनीति में हलचल मचा दी है। मामले ने उस समय और तुल पकड़ा जब कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष देवराज किशोर दास ने मिशन संडे को लेकर गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें, उन्होंने इस अभियान को कमीशन संडे करार दिया था। हालांकि आयोजित अहम पत्रकार वार्ता में वे खुद अनुपस्थित रहे। तो वहीं इस पूरे विवाद को लेकर जिला कांग्रेस संगठन ने पत्रकारों के सामने स्पष्ट किया कि मिशन संडे संस्था से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी जिला अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी जनसेवा, ईमानदारी और त्याग के मूल्यों पर चलती है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इन मूल्यों के विपरीत कार्य करता है तो वह कांग्रेस की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मौके पर पत्रकारों ने जब मिशन संडे को लेकर विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा की भूमिका पर सवाल किए तो कांग्रेस संगठन ने साफ कह दिया कि अगर यह अभियान विधायक का है तो यह उनका निजी कार्यक्रम है, न कि पार्टी का अधिकृत प्रोजेक्ट। देखिए, विगत दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबर छपा था कि मिशन संडे के द्वारा हमारे नगर छुई खदान
एक शासकीय डॉक्टर समीर रजक के खिलाफ शायद कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के कहने पर, संचालक के कहने पर एक शिकायत किया गया था, जिसमें यह जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिला था कि मिशन संडे के लोगों ने उसको हरासमेंट किया, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया है। इस संदर्भ में हमारे जिला सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय देवराज किशोर दास जी ने एक बयान दिया है पेपर में कि मिशन संडे के द्वारा अवैध वसूली कर डॉक्टर को परेशान किया गया, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि मिशन संडे में जितने भी सदस्य जुड़े हैं सब कांग्रेस के ही ये हैं, सदस्य हैं, और उनके द्वारा अपने अलग से एक मिशन संडे करके एक संस्था के द्वारा जनहित के मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन ये बात आती है कि उसमें अवैध वसूली किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे मतलब शुरू से मिशन संडे का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा है। जो मुद्दा उठा रहा है जनहित के मुद्दे में उठा रहे हैं, जनहित का मुद्दा वो अगर कर रहे हैं हमसे उनको कोई आपत्ति नहीं, मगर उनको संगठन को साथ में लेके चलना चाहिए। और पार्षद है 6 पार्षद, उनको भी साथ में लेके चलना चाहिए, ना कि सिंगल। शहर में चर्चा की कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देता। कांग्रेस संगठन ये जितने सब कार्यक्रम हो रहे हैं वो किसके तहत हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के तहत हो रहे हैं भाई साहब, दूसरे के तहत नहीं हो रहा है। अभी हमने खाद के मामला में, बिजली के दर के विरोध के मामला में जो मांग उठाया वो किसके संबंध में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत खैरागढ़ में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष विभा अवस्थी के प्रथम नगर आगमन पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष गिरजानंद चंद्राकर सहित कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वही इसी कड़ी में नगर पालिका सभागृह में आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया। इसके बाद अतिथिगढ़ ग्राम अमलीडीह कला पहुंची, जहां स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पिपरिया नदी में गंगा आरती और दीपोत्सव का आयोजन हुआ। साथ ही इस अवसर पर 251 दीप जलाकर स्वच्छता के प्रति संकल्प लिया गया। 17 अक्टूबर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में कार्यक्रम कर रही है। इसमें सभी लोग, आम जनता को भी हम आह्वान कर रहे हैं और सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी तारतम्य में ऐसा शुभ अवसर मुझे खैरागढ़ आने का मिला, जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिनके चरणों को जल से धोया था, जिनको सम्मान दिए थे, ऐसे स्वच्छता दीदी लोगों का सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और उनको हम श्रीफल और साल से उनका सम्मान किए हैं। वैष्णव सेवा संघ मुंबई के तत्वाधान में साहित्यिक और सांस्कृतिक गरिमा से परिपूर्ण कार्यक्रम में महंत बने महाराजा पुस्तक का विमोचन संपन्न हुआ। आपको बता दें, यह पुस्तक हरियाणा के सोनीपत निवासी लेखक नरेश कुमार स्वामी निर्बाक द्वारा लिखी गई है, जिसमें भारत की देशी रियासतों, विशेषकर राजनांदगांव और छुईखदान की बैरागी वैष्णव रियासतों के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित किया गया है। तो वहीं इस अवसर पर वैष्णव समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल जेके वैष्णव को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रानी नम्रता देवी वैष्णव रही, जबकि अध्यक्षता राजा गिरिराज किशोर वैष्णव ने की। विमोचन के उपरांत आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ने समूचे आयोजन को भावात्मक और मनोरम बना दिया, जहां देश भर से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजनांदगांव जिले के किसानों की जमीन पर बनी सड़क इन दिनों बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आपको बता दें, ग्रामीण अंचल के कई किसान राजनांदगांव के पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग को लेकर जमकर आवाज बुलंद की। आपको बता दें, किसानों का आरोप है कि सरकार ने सड़क निर्माण के लिए उनकी उपजाऊ जमीन तो ले ली, लेकिन बदले में उन्हें अब तक एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें, सड़क निर्माण का काम पूरा होने के बावजूद लगभग 10 से 12 किसानों की जमीन का मामला अब भी अटका हुआ है। किसानों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया, आवेदन दिया, मीटिंग की, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला, कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच उनकी खेती की जमीन पर पक्की सड़क तैयार हो गई है और अब वे ना तो उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उसके बदले कोई आर्थिक सहारा मिला है।
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निखिल द्विवेदी ने किया। उन्होंने साफ कहा कि किसानों की मेहनत की कमाई पर सरकार को चुपचाप कब्जा करने का हक नहीं है। अगर जल्द ही मुआवजा तय कर किसानों को भुगतान नहीं किया गया तो किसान मजबूरन बड़ा आंदोलन करने पर उतरेंगे। निखिल द्विवेदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान आंदोलन के तहत सड़क निर्माण कार्य को रोकने तक की कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि यह सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि किसानों के हक और इज्जत का सवाल है। तो वहीं इस मामले में ग्राउंड जीरो से इंडिया टाउन न्यूज की कंटेंट एडिटर अजय सोनी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं। विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजनांदगांव, दिखाइए पट्टिका को दिखाइए। अक्सर अपने निर्माण कार्य को लेकर, ठेकेदारों के मनमानी को लेकर और गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर सुर्खियों में रहने वाले लोक निर्माण विभाग में एक नया कारनामा सामने आया है, जहां कुछ किसानों की जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया है। सड़क बनानी शुरू कर दी गई है। 3 वर्ष बीत चुके हैं। नक्शे से, पर्चे से किसानों का नाम भी कट गया है, जमीन को काट दिया गया है, लेकिन आज पर्यंत तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। ठीक है, क्या है पूरी खबर, आइए बताता हूँ। पूरा मामला है, मैं ये मन कहा पुलिस पटवारी से लेकर इंजीनियर तक के रोड में कोई मुआवजा नहीं है ना। उसके बाद कौन से रोड, कहाँ के मामला है? दीवान टोला से नवागांव। दीवान टोला से नवागांव, हाँ नवागांव। तो हम गए पटवारी के पास। हाँ, पटवारी कहते हमला 2 साल घुमा दिया। हाँ, इसमें क्या मुआवजा मिलेगा? मेरा परचम थोड़ा टूटी हो गया था, ऑनलाइन में नहीं चढ़ा, रकबा बराबर था, उसको चढ़ाते 1 एकड़ बाकी रहा था। 444 में 1 एकड़ ऑनलाइन में चढ़ा लिया। तो मेरे को सबूत मांगा, पुराना पर्चा था मेरे पास, ऑनलाइन में चढ़ा लिया। उसके बाद ना हम चल मुआवजा के प्रकरण लगाया जाए, आवेदन डाला है ना, अपन तहसील ऑफिस में डाला। अपन कितने किलोमीटर की सड़क है? वो 12 मीटर का होगा। हाँ 4 किलोमीटर का होगा। 4 किलोमीटर। हाँ। और कितने साल पहले की बात है? ये 2022 का शुरू है। सड़क बन चुकी है? कहाँ बन चुके है, अधूरा है अभी। सड़क अधूरा है और अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला? अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ये हमारे जंगल क्षेत्र के किसान हैं जो अभी मतलब 4 साल से परेशान है, इनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। ठेकेदार और वहाँ के सब इंजीनियर इनको धमकाता है कि तुमको मुआवजा नहीं मिलेगा। आज इनको लेके मैं आया हूँ। आज ये साहब ने बताया कि इनको मुआवजा मिलेगा, 15 दिन से 1 महीने के अंदर इनको मुआवजा मिल जाएगा। यदि इनको मुआवजा नहीं मिलता है तो ठेकेदार को वहाँ रोड बनाने नहीं देंगे। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसी प्रकार की रोड नहीं बनेगी, ना टेंडर लगेगा। ये तो इसके लिए उग्र आंदोलन में पीडब्ल्यूडी घुसने करेंगे। कितने किसान होंगे? 5 किसान हैं जिनका मुआवजा सैंक्शन हो चुका है। ऐसे 5-10 किसान हैं जिनका मुआवजा अभी तक घोषित भी नहीं हुआ है कि वो क्या होगा। 4 साल से उनकी भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन अभी भी राजनांदगांव और खैरागढ़ डिवीजन की लड़ाई राजनांदगांव में चल रही है। फिलहाल किसानों की मांग है कि जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी तुरंत बैठक कर मुआवजे की राशि और तारीख तय करे ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। वहीं ग्रामीणों ने भी साफ कहा है कि वे आंदोलन की राह नहीं चुनना चाहते, लेकिन अगर सरकार चुप रही तो वे सड़क रोकने और जैसे कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। यह मामला सिर्फ कुछ किसानों का नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर सवाल है जिसमें विकास योजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन उनका हक देने में बार बार देरी की जाती है। अब नजर इस पर है कि प्रशासन किसानों की आवाज कब तक सुनता और क्या उन्हें उनका हक दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राजनांदगांव में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां इस विशेष अवसर पर संघ की 100 वर्षों की यात्रा, उसके मूल आदर्श, सामाजिक योगदान और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। तो वही कार्यक्रम में विभाग प्रचारक जितेंद्र शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने संघ के इतिहास को रेखांकित करते हुए बताया कि किस प्रकार संघ के राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संघ के मूल्यों को अपनाकर राष्ट्र सेवा में आगे आए। इसके अलावा संगोष्ठी में अन्य वक्ताओं ने भी संघ की भूमिका को रेखांकित करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के समावेश की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों, नागरिकों, शिक्षकों और युवाओं की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बना दिया। आज
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर प्रचार विभाग का एक विषय है जिसमें राष्ट्र के निर्माण में व्यक्तित्व विकास के लिए हम सबकी भूमिका हो। तो उस गिलहरी की जैसे निर्माण में, पूर्ण निर्माण में राष्ट्रीय गिलहरी का जैसे योगदान था, उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 100 वर्ष तक स्वयं करता रहा है काम को। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है यह काम समाज के द्वारा हो। जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तब तक देश का विकास अकेला संभव नहीं है। तो इसमें इन्फ्लुएंसर भी हमारा, आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है समाज को परिवर्तन करने के लिए, किसी बात को समाज तक ले जाने के लिए। तो आज की इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज इन्फ्लुएंसर जो हमारे हैं, आप अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता इस राष्ट्र निर्माण में दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष में चाहते तो एक बड़ा कार्यक्रम महानगरों में कर सकते थे, कोई स्थान पर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज को जागृत करना, समाज को जोड़ना, हिंदू समाज को संगठित करना। इसलिए हम हिंदू समाज को संगठित करने के लिए संघ 100 वर्षों में जो चाहता है वह तो कर चुका है, करता है, लेकिन आज स्थिति ये है जो नहीं चाहता है उसको करने के लिए हमको समाज की सहयोग की आवश्यकता है। जैसे पर्यावरण आज एक व्यक्ति के पीछे 4028 पेड़ होनी चाहिए, इसके लिए समाज की आवश्यकता है। भारत मेरी माता है, इसको जानने के लिए जो भारत मेरी माता है यह जानते हुए जो लोग काम किए वह भारत के अंदर विदेशियों को घुसने नहीं दिए। लेकिन जो नहीं जानते हैं कि भारत मेरी माता नहीं है, वो लोग भी आज वैसे दृष्टिकोण रखने वाले भारत को तोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास जब हम समाज में जाएंगे तो गृह संपर्क करके लोगों को जागृत करेंगे। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जहां यह प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट के सामने शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए सैकड़ों कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। वही संघ की मुख्य मांगों में 4300 ग्रेड पे के अनुसार वेतनमान लागू करना, सेवाओं की नियमितीकरण, पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता, कृषि विभाग में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती, विभागीय कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सहित कुल 9 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के पश्चात संघ ने एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट से गांधी मैदान तक मार्च किया और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो वे भविष्य में आंदोलन को और उग्र रूप देने में मजबूर होंगे। लोग कलेक्ट्रेट के सामने ओवरब्रिज के नीचे अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं। यहाँ समस्त जिले से आए हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के द्वारा अपनी निम्न मांगों को, जो 9 सूत्री हैं, उनकी मांगों को पूर्ण करने के लिए एक धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये निम्न बिंदु हैं जिन पर हमको सरकार को अपनी आज के ये जो धरना प्रदर्शन है उसमें अपनी मांगों को बताना है, सरकार तक पहुंचाना है। निम्न जिसमें से मुख्य रूप से है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का जो वेतनमान संशोधन है, जो 2400 ग्रेड पे है, उस पे हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जो पोस्ट है उसके हिसाब से और उसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से ग्रेड पे को बढ़ाया जाए। और इसके बाद मुख्य रूप से है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का जो मुख्यालय है या अतिरिक्त जो मुख्यालय है उसका के जो कार्यभार वो देख रहे हैं उसमें कार्य करने में समस्याएं आती हैं। अधिक गांव है जिसकी वजह से कार्य का वो वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। तो नए आर्यों की या तो भर्ती रहे या किसी की आर्यों को उसका वो क्या वर्तमान पद से हटाकर दूसरे आर्यों को उस पद को दिया जाए। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। 9 सूत्री मांगे में सबसे प्रथम मांगे जो है हमारी 4300 ग्रेड पे है। दूसरी मांग जो है हमारी जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के एवं कृषि विकास अधिकारी जो है एरिया क्षेत्र का जो है पुनः निर्धारण की मांग है हमारी। तीसरी जो हमारी मांग है जो फिक्स्ड टीए है, फिक्स्ड टीए जो है हमारा 2500 फिक्स्ड टीए करने की बात है। चौथी मांग जो है हमें जो है
ऑनलाइन कार्य कराया जाता है जिसमें हमें कोई संसाधन दिया नहीं जाता, उसके लेकर हमारी मांगे है। हमें इंटरनेट की उपलब्धता और उसके बाद हमें लैपटॉप की उपलब्धता के बारे में हमें जो है हमने अपनी मांग रखी है। पांचवी मांग जो हमारी जो है हमारे कई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है जो अतिरिक्त प्रभार जो है में कार्य करते हैं और अतिरिक्त प्रभार में कार्य करने के कारण उनको क्या है अतिरिक्त भत्ता जो है हमने उसकी भी मांग रखी है। जिले के ग्रामीण अंचल से आए किसानों ने राजनांदगांव के PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचकर जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग की, जहां किसानों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य के लिए PWD द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण के इस कार्य में लगभग 10 से 12 किसानों की जमीन शामिल है, जिसे बिना उचित मुआवजा दिए सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। किसानों का कहना है कि इसको लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व निखिल द्विवेदी ने किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जल्द से जल्द मुआवजा नहीं मिला तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़क निर्माण कार्य को रोकने के लिए बाध्य होंगे। कागज तो लगाते कलेक्ट्रेट में लगाए, अपन कार्यालय तहसील में लगाए, डीएम साहब कर भी गए, है ना, यहाँ भी आया अपन PWD में डोंगरगढ़ भी गए, है ना। तो अब आया ठेकेदार, है ना, ठेकेदार अरे कैसे मिलेगा तुम लोग को मुआवजा, यहाँ तो मुआवजा का प्रावधान नहीं है ना। इंजीनियर भी बोल दिया यहाँ मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है, रे कैसा मिलेगा। ठीक है, कतक जमीन गए है? मेरा 27 डिसमिल कुछ गया है। क्या बना रहे हो? रोड बना रहे, दीवान टोला से नवागांव रोड बना रहा है। कितने किलोमीटर की दूरी है? अब वहाँ से 4 किलोमीटर होगा। कतक किसान के जाती जमीन? यहाँ दीवान टोला से 5 है और नवागांव से भी 5 है ना। अब कहाँ चाहते है हमको मुआवजा दिलाए, उसके बाद काम चालू करे। डोंगरगांव विधानसभा के गांव नवा टोला दीवान टोला के किसान 4 साल से परेशान हैं। उनको वहां पर सड़क तो बन रही है, 50% सड़क का निर्माण हो चुका है, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें वहां का ठेकेदार संजय सिंह ही और वहां का सब इंजीनियर भांडेकर सब इंजीनियर इन्हें बोलता है कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। आज जब हम ई के पास आए तो ई बोल रहे हैं कि हम 15 से 20 दिन में इनका मुआवजा घोषित करेंगे। मैंने आज ई से ये भी कहा है कि जितनी भी सड़कें निर्माण हो रही है, जहाँ जहाँ पे किसानों के मुआवजे बचे हैं, पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही सड़क निर्माण का टेंडर लगाया जाए, क्योंकि किसान कहीं भटकेगा नहीं, उसे भटकना ना पड़े। क्योंकि आज ये सड़क बनाने के बाद इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, इनके मुआवजे नहीं मिल पाएंगे। इनकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन इनके मुआवजे के लिए आज इनको जगह जगह बोलेरो गाड़ी बुक करके 2-2 हज़ार रुपये खर्चा करके 100 किलोमीटर दूर से यहाँ ना पड़ रहा है। ये स्थिति निर्मित ना हो। सरकार की ये लापरवाही है कि आज किसान दर दर भटक रहे, अपने खुद की जमीन देने के बाद मुआवजा नहीं दे पा रही है सरकार। और इनके अधिकारी जो है ये किसानों को डराने का काम करें कि तुमको मुआवजा नहीं मिलेगा। ठेकेदार संजय सिंह ही बोलते हैं मुआवजा नहीं मिलेगा। कौन होता है ठेकेदार, कौन होता है सब इंजीनियर? इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के फिटनेस प्रेमियों और धावकों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, राजनांदगांव रनर ग्रुप द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी 16 नवंबर 2025 को हाफ मैराथन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रतिष्ठित आयोजन का 6वां संस्करण होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस अवसर को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने मीडिया को आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। समिति ने बताया कि इस हाफ मैराथन को 3 अलग अलग कैटेगरी में आयोजित किया जाएगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, जिसमें हर उम्र के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। आयोजन का उद्देश्य शहर में स्वस्थ जीवन शैली, फिटनेस और रनिंग कल्चर को बढ़ावा देना है। समिति के सदस्यों ने बताया कि सुरक्षा, जलपान, मेडिकल सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं। साथ ही रनिंग रूट को भी चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आज के प्रेस वार्ता का हम राजनांदगांव रनर जो है 16 नवंबर 2025 को एक भव्य हाफ मैराथन का आयोजन कर रहा है। ये हमारा 6वां संस्करण है और इसमें हमने 3 कैटेगरी रखी है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, जिसे हाफ मैराथन कहा जाता है। इसकी हमने एज लिमिट जो रखी है वो 10 वर्ष रखी है और जो फीस है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 1199 रुपये है। पर 15 अक्टूबर तक हम एक अर्ली बर्ड ऑफर चला रहे हैं, जिसके बाद मूल्य 999 रुपये हो रहा है। तो सभी प्रतिभागी को एक गुडी बैग दिया जाएगा, इस गुडीज बैग में एक टी-शर्ट है, एक रनिंग चेस्ट बीब है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी रहेगी, जिससे आपके दौड़ का लाइव
डाटा आप देख सकते हैं ऐप के थ्रू या स्टार्टिंग पे स्क्रीन रहेगी उसके बाद। ये हमारे रनर ग्रुप का फंड की शुरुआत नवीन जैन जी अरियन कंप्यूटर के जो फाउंडर है उन्होंने करी थी। उसके बाद 5-7 लोगों ने इसे आगे बढ़ाया और आज ये क्लब लगभग 80 से 100 लोगों का एक हमारा समूह बन चुका है। और राजनांदगांव की हमारी खास बुलेटिन में से फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।